कहानी की शुरुआत में हम लॉस एंजलिस की जगमगाती सड़कों को देखते हैं, जहां रात के सन्नाटे में एक भारी भरकम ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, बल्कि ये वो ट्रक है जिससे करोड़ों की नकदी भरकर बैंक में लाई और ले जाई जाती है। इस गाड़ी की सुरक्षा के लिए आगे और पीछे दो मुस्तैद गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। सफर के दौरान ही ट्रक अचानक एक डोनट की दुकान के सामने जाकर रुक जाता है। दरअसल काफी देर से चलते चलते इन गार्ड्स को जोरों की भूख लगाई थी, इसीलिए दो गार्ड्स गाड़ी से नीचे उतरकर खाना पैक कराने दुकान के अंदर चले जाते हैं, जबकि बाकी के दो साथी सुरक्षा का जिम्मा संभाले ट्रक के भीतर ही बैठे रहते हैं। तभी अंधेरे से निकलकर एक काले रंग की कार आकर रुकती है, जिसमें से 4 नकाबपोश लोग बाहर आते हैं और सीधे उन दोनों गार्ड्स पर बंदूकें तान देते हैं, जो अभी अभी खाना हाथ में लिए दुकान से बाहर निकले थे। ट्रक के अंदर बैठा गार्ड ये सब देखते ही बिना एक पल गंवाए सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तभी एक शातिर चोर उस गार्ड की खिड़की के पास पहुंचकर उसे चुपचाप गाड़ी से नीचे उतरने की वार्निंग देने लगता है, लेकिन जब वो गार्ड बाहर आने से साफ मना कर देता है तो वो चोर ट्रक के मजबूत शीशे में छेद करके उसमें एक मोटी रस्सी फंसाता है और अपनी गाड़ी की मदद से पूरे शीशे को बाहर खींच लेता है, जिसे देख अपनी जान खतरे में पड़ा पाकर वो गार्ड वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो बेरहम चोर उसे मौके पर ही गोली मार देता है। इस फायरिंग के कुछ ही पलों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां आ धमकती हैं और सड़क पर पुलिस और लुटेरों के बीच भयंकर मुठभेड़ शुरू हो जाती है, जहां वो लुटेरे देखते ही देखते सभी पुलिस वालों को मौत की नींद सुला देते हैं। जिस सटीकता और फुर्ती से वो गोलियां चला रहे थे, उससे साफ हो जाता है कि ये कोई आम गुंडे नहीं, बल्कि यूएस मिलिट्री से रिटायर हो चुके प्रोफेशनल कमांडोज हैं। इसी बीच टीम के एक साथी का फोन आता है कि पुलिस की बैकअप टीम पहुंचने वाली है, इसलिए फौरन वहां से निकल जाओ। और ये सुनते ही वो लोग कैश ट्रक लेकर मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन वहां से निकलने से पहले वो वारदात वाली जगह पर एक टाइम बॉम्ब प्लांट करके जोरदार ब्लास्ट करवा देते हैं, ताकि पीछे कोई सबूत या फिंगरप्रिंट न बचे। इसके बाद अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचकर ये लोग जैसे ही अपने खून से सने कपड़े बदलने लगते हैं, टोली का बॉस रॉय अपने साथियों पर बुरी तरह भड़क उठता है, क्योंकि उनका प्लान बिना खून खराबे के चुपचाप ट्रक उड़ाने का था। पर अब इस कत्लेआम की वजह से पूरे शहर की पुलिस उनके पीछे पड़ने वाली थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जो ट्रक इतनी बड़ी तबाही मचाकर चुराया गया, वो अंदर से पूरी तरह खाली था। लेकिन ये बात इन चोरों को पहले से पता थी, क्योंकि इस खाली ट्रक का इस्तेमाल वो आगे एक बहुत बड़ी डकैती के लिए करने वाले हैं। तभी टीम का शातिर मेंबर टोनी रॉय को सलाह देता है कि किसी को वारदात वाली जगह वापस भेजो, ताकि पता चल सके पुलिस आगे क्या कदम उठा रही है। और रॉय को यह बात इतनी जन जाती है कि वो अपने वफादार साथी बॉस्को को जासूसी के लिए तुरंत क्राइम सीन पर रवाना कर देता है। उधर क्राइम सीन पर पुलिस की इसी हलचल के बीच कहानी हमें मिलाती है डिटेक्टिव निक से, जो एक ऐसा बेखौफ और अड़ियल पुलिस वाला है जो अपराधियों के पीछे काल बनकर पड़ जाता है। लेकिन इस जांबाज ऑफिसर की एक कमजोरी भी थी कि वो हर वक्त लड़कियों के चक्कर में फंसा रहता था, और इसी चक्कर में आज सुबह सुबह भी वो अपनी पत्नी की नजरों से बचकर चुपके से अपने ही घर में दाखिल हो रहा होता है कि तभी सामने उसकी पत्नी आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद निक एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठता है जो जलती आग में घी का काम करती है। दरअसल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा एक रोमांटिक मैसेज वो गलती से अपनी पत्नी के नंबर पर भेज देता है, जिसे देखते ही वो उसी वक्त बच्चों को समेटकर हमेशा के लिए चली जाती है। और निक उसे मनाने की लाख मिन्नतें करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। अपनी इस बिखरी हुई निजी जिंदगी से परेशान होकर निक सीधे क्राइम सीन पर पहुंचता है और एक मंझे हुए जासूस की तरह हर छोटी डिटेल को परखने लगता है। जहां जब वो पूछता है कि ट्रक में कितना माल था, तो एक ऑफिसर बताता है कि गाड़ी अंदर से पूरी तरह खाली थी। यह अजीब सी बात सुनकर निक गहरे असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर एक खाली ट्रक के लिए कोई इतना बड़ा कत्लेआम क्यों करेगा। लेकिन उसका तेज दिमाग जल्द ही समझ लेता है कि यह महज एक शुरुआत है और आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब टीम बताती है कि चोरों ने ब्लास्ट करके सारे सुराग मिटा दिए हैं, तो निक सख्त लहजे में हुक्म देता है कि इस पूरे इलाके की एक सीसीटीवी फुटेज हर हाल में चाहिए, और गुस्से में वहां से निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ कुछ ही फासले पर बॉस को घात लगाए बैठा था। बॉस को वहां छुपकर डिटेक्टिव निक और उसकी टीम की तस्वीरें कैमरे में कैद करके सीधे रॉय को भेज देता है। तस्वीरें देखते ही रॉय निक की पूरी कुंडली खंगालने में जुट जाता है। पता चलता है कि निक कोई सीधा साधा पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक सनकी और बेखौफ इंसान है, जिसे पूरा शहर वर्दी वाला गुंडा कहता है। कानून के नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ अपनी मर्जी से केस सुलझाने के लिए मशहूर, और जिस मुजरिम की पूंछ एक बार पकड़ ले, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेता है। ये सब जानकर रॉय के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। उधर निक अपनी टीम को हुक्म देता है कि पिछले कुछ समय में शहर में जितनी भी डकैतियां हुई हैं, सबका रिकॉर्ड सामने रखो। एक जूनियर अफसर बताता है कि पिछले 3 महीनों में लॉस एंजलिस में कई बड़ी चोरियां हुई हैं, लेकिन हर वारदात इतनी सफाई से अंजाम दी गई कि न कोई फिंगरप्रिंट मिला, न कोई सबूत। ये सुनते ही निक भांप जाता है कि जिस सटीक प्लानिंग से ये लोग काम कर रहे हैं और जैसे फौज के जवानों की तरह पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं, इनका नाता जरूर कभी आर्मी से रहा होगा। वो टीम को आदेश देता है कि उन सभी पूर्व सैनिकों की लिस्ट तैयार करो जो मिलिट्री छोड़ने के बाद जुर्म की दुनिया में आ चुके हैं। फाइलें खंगालते हुए टीम की नजर रॉय नाम के एक शख्स पर जाकर टिकती है। रॉय पहले यूएस आर्मी का हिस्सा था, बाद में कत्ल के इल्जाम में जेल गया और सजा पूरी करके अब रिहा हो चुका था। निक पूछता है कि रॉय की रिहाई किस तारीख को हुई थी। जैसे ही साथी स्क्रीन पर तारीख देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। जिस दिन से रॉय जेल से बाहर आया था, ठीक उसी वक्त से लॉस एंजलिस में चोरियों का सिलसिला शुरू हुआ था। अब निक को पूरा यकीन हो जाता है कि इस खेल का मास्टरमाइंड रॉय ही है। छानबीन में यह भी पता चलता है कि रॉय का टोनी नाम के एक बारटेंडर के साथ गहरा याराना है और वो अक्सर उसी के बार में आता जाता है। यह सुराग हाथ लगते ही निक उस बार में पहुंच जाता है। वो टोनी से एक आम कस्टमर की तरह बात करता है और जरा भी भनक नहीं लगने देता कि वो एक डिटेक्टिव है। लेकिन जैसे ही रात को टोनी की शिफ्ट खत्म होती है और वो पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठता है, निक अचानक सामने आता है और टोनी के जबड़े पर एक जोरदार पंच मारता है कि टोनी वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब टोनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अनजान कमरे में बंधा पाता है। बाहर झांक कर देखता है तो नजारा हैरान कर देने वाला था। डिटेक्टिव निक और उसकी टीम कुछ लड़कियों के साथ बेफिक्री से नाच गाने का लुत्फ उठा रहे थे। तभी निक की नजर टोनी
टोनी पर पड़ती है। वो उसे कुर्सी पर टिकाकर सीधे पूछता है, हाँ भाई, किस इरादे से वो कैश ट्रक उड़ाया और तुम्हारा आका कौन है? टोनी चालाकी से मुस्कुराता है और खुद को पाक साफ बताते हुए कहता है कि वो तो बस एक मामूली बारटेंडर है, इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं। यह नौटंकी देख निक जेब से एक तस्वीर निकालकर उसके मुंह पर मारता है, जिसमें टोनी साफ तौर पर रॉय के बगल में खड़ा था। टोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मगर वो फिर भी अड़ा रहता है और कहता है, ये मैं नहीं, कोई हम शक्ल होगा। तभी निक का एक साथी टोनी के कान में फुसफुसाता है, तू इस वक्त यमराज के बिल्कुल बगल में बैठा है, फिर भी झूठ बोल रहा है। भलाई इसी में है कि जो जानते हो बक दो। मगर टोनी फिर भी जबान नहीं खोलता। ये देख निक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सभी लड़कियों को कमरे से बाहर भेजता है, टोनी का गला दबोचता है और आंखों में आंखें डालकर कहता है, यह मत सोच कि हम तुझे कोर्ट और जेल के चक्कर में डालेंगे, हम तुझे इसी कमरे में तब तक तड़पाएंगे जब तक सच नहीं निकलता। यह रौद्र रूप देखकर टोनी अंदर से हिल जाता है और आखिरकार घुटने टेक देता है। वो बताता है कि वो गैंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस उनका ड्राइवर है। चोरी के वक्त गाड़ी भगाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। निक पूछता है कि इन लोगों से मिला कैसे? टोनी बताता है कि उसकी ड्राइविंग की शोहरत उस बार में आने जाने वाले सभी लोग जानते थे। एक दिन एक साथी कर्मचारी ने उसकी मुलाकात बॉस्को से करवाई, जो उसे सीधे रॉय के अड्डे पर ले गया। पहले रॉय को एक बारटेंडर की ड्राइविंग पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसने खुद साथ बैठकर टोनी की तूफानी ड्राइविंग का नजारा देखा तो उसे टोली में शामिल कर लिया। तब से टोनी बाहर गाड़ी लेकर खड़ा रहता है, वो अंदर काम करते हैं और वो उन्हें सुरक्षित भगा लाता है। निक उसकी बात काट कर पूछता है, अगला डाका कहाँ डालने वाले हो? टोनी बेबसी से हाथ जोड़कर कहता है कि उसे रत्ती भर अंदाजा नहीं, क्योंकि उसे प्लानिंग में शामिल नहीं किया जाता। डकैती से एक दिन पहले बस लोकेशन बताई जाती है और काम खत्म होते ही हिस्सा देकर रफा दफा कर दिया जाता है। पूरा बयान सुनने के बाद निक टोनी को एक शर्त पर छोड़ता है कि आज से वो उनके लिए मुखबिरी करेगा। रॉय की गैंग की हर हरकत की खबर सीधे निक तक पहुंचनी चाहिए। टोनी अपनी जान बचते देख तुरंत हाँ कर देता है और वहां से चला जाता है। अब निक के पास गैंग का पूरा कच्चा चिट्ठा था, लेकिन कोर्ट में पेश करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए निक और उसकी टीम सही वक्त का इंतजार करते हैं, ताकि जैसे ही वो लोग अगली डकैती के लिए निकलें, उन्हें रंगे हाथों दबोचा जा सके। अगले ही मंजर में रॉय अपनी पूरी टीम को लॉस एंजलिस के सबसे आलीशान इलाके में लाता है और शहर के सबसे बड़े फेडरल बैंक के सामने कार रोकता है। वो सबको सामने वाली इमारत की छत पर ले जाकर दूरबीन से बैंक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दोस्तों, आज तक कोई माई का लाल इस तिजोरी को हाथ नहीं लगा पाया, लेकिन हमारा अगला मिशन इसी नामुमकिन किले को फतह करना है। वो आगे बताता है कि अब तक 57 बार शातिर चोरों ने इसे लूटने की कोशिश की और हर बार उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल यहाँ की सिक्योरिटी इतनी चाक चौबंद है कि कोई राहगीर भी इस बैंक की दीवार को लगातार 2 मिनट तक निहारे तो कमांडोस उसे तुरंत दबोच लेते हैं। इतना कहकर रॉय मुस्कुराता है और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, दोस्तों, यहाँ से दौलत उड़ाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इसके बाद रॉय अपने खुफिया ठिकाने पर लौटकर गैंग को आगे का पूरा प्लान समझाता है। वो बताता है कि इस तिजोरी में रोजाना 500 से 700 मिलियन डॉलर का भारी भरकम कैश मौजूद रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ रखे हर नोट का एक खास सीरियल नंबर है जो कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज रहता है। अगर कोई यहाँ से रकम उड़ाकर दुनिया के किसी भी कोने में खर्च करने की कोशिश करे तो बैंक वाले उस सीरियल नंबर को ट्रैक करके 2 मिनट में लुटेरों को दबोच लेंगे। ये सुनकर साथी घबराकर पूछते हैं कि फिर डकैती को अंजाम कैसे देंगे। तब रॉय मुस्कुराते हुए अपना असली पत्ता खोलता है। वो बताता है कि पूरे शहर के सभी बैंक्स की नकदी घूम फिरकर इसी हेडक्वार्टर में जमा होती है। जब यहाँ की मशीन्स इन नोट्स की गिनती करती हैं तो फटे पुराने और खराब नोट्स को अलग छांट लेती हैं। इसके बाद उन नोट्स का सीरियल नंबर हमेशा के लिए डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाता है और उन्हें काटने वाली मशीन में डालकर कचरा बना दिया जाता है। यानी बैंक के पास उन नष्ट किए गए नोट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। दरअसल रॉय आगे बताता है कि यह बैंक हर रोज लगभग 30 मिलियन डॉलर के पुराने नोट्स बर्बाद करता है और हमारा असली मिशन उन्हीं नोट्स को मशीन में पिसने से ठीक पहले उड़ाना है। ऐसे नोट्स मार्केट में कहीं भी इस्तेमाल करो, कानून बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका सीरियल नंबर सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं। रॉय का यह मास्टर प्लान सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन एक साथी पूछता है कि उस अभेद्य किले के भीतर कदम कैसे रखेंगे। इस पर रॉय बताता है कि वही बख्तरबंद कैश ट्रक जो पहले चुराया था उसी का इस्तेमाल होगा। सब गार्ड्स की वर्दी पहनकर बैंक के पिछले खुफिया रास्ते से दाखिल होंगे, क्योंकि उस बैक गेट पर पहरा थोड़ा ढीला होता है और सिक्योरिटी वाले सिर्फ ड्राइवर का चेहरा देखकर गाड़ी अंदर आने देते हैं। लेकिन इसके लिए पहले एक मोहरे को बैंक के अंदर भेजना होगा जो वहां के माहौल का पूरा जायजा ले सके। अगली सुबह टोनी उसी फेडरल बैंक के बगल वाले रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। जैसे ही बैंक की एक महिला कर्मचारी खाने का ऑर्डर करती है, टोनी चालाकी से एक की जगह 2 पार्सल उठाकर बैंक की तरफ चल देता है। एंट्री गेट पर पूरी तलाशी के बाद उसे एक ऑफिशियल एंट्री पास मिल जाता है, जिससे वो अब कभी भी बैंक के भीतर आ जा सकता था। अंदर महिला को खाना सौंपकर टोनी सीधे वॉशरूम जाता है और वो दूसरा खाने का डिब्बा वॉशरूम की छत के पैनल के ऊपर छुपा देता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, निक की टीम के जासूस उसे देख लेते हैं। जब निक को खबर मिलती है कि टोनी को शहर के सबसे सुरक्षित फेडरल बैंक से निकलते देखा गया है तो उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो टीम के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है कि उन मामूली चोरों की इतनी हैसियत नहीं कि इस बैंक पर हाथ साफ कर सकें, लेकिन अंदर से उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो फौजी किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसी रात रॉय और उसके साथी एक होटल में परिवार के साथ डिनर कर रहे होते हैं कि तभी डिटेक्टिव निक वहां आ धमकता है। इस पुलिस वाले को देखकर टोनी का गला घोंट जाता है, क्योंकि उसे डर था कि निक सबके सामने उसकी पोल न खोल दे, और निक ठीक वही करता है। वो सीधे रॉय की टेबल पर जाता है और टोनी के कंधे पर हाथ रखकर दोस्ताना लहजे में कहता है, अरे टोनी भाई, कुछ दिन पहले जिम में मिले थे ना। इतना सुनते ही टेबल पर सन्नाटा पसर जाता है और रॉय समेत सब टोनी को शक की निगाहों से घूरने लगते हैं। दरअसल निक जानबूझकर उनके बीच फूट डालना चाहता था और उसकी यह चाल पूरी तरह कामयाब हो जाती है। होटल से निकलते ही रॉय आग बबूला होकर टोनी को अपने ठिकाने पर ले जाता है। वो अपने गुर्गों को हुक्म देता है कि टोनी की तलाशी लो कि कहीं यह
पुलिस का जासूस तो नहीं। फिर टोनी की कनपट्टी पर पिस्टल तान कर दहाड़ता है। सच बक कमीने, उस पुलिस वाले को कैसे जानता है और हमारे प्लान की कौन सी बात पुलिस को बताई है? टोनी थर थर कांपते हुए रोकर सब उगल देता है। बताता है कि पुलिस ने उसे किडनैप किया था, टॉर्चर किया, लेकिन उसने सिर्फ खुद को एक मामूली ड्राइवर बताया और किसी तरह छूट कर आया। डकैती के प्लान के बारे में उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं है। टोनी की सफाई सुनकर रॉय के दिमाग में एक और शातिर चाल आती है। वो गन नीचे करके कहता है, ठीक है, अब वापस उस डिटेक्टिव के पास जा और सीधे उसकी आंखों में देखकर कह दे कि हम आने वाले फ्राइडे को ही डाका डालेंगे। रोकने का दम हो तो रोक कर दिखाओ। टोनी घबरा कर कहता है कि यह तो खुदकुशी होगी, अगर पुलिस को दिन पता चल गया तो सब मौत के जाल में फंस जाएंगे। रॉय कड़क आवाज में कहता है, फालतू दिमाग मत चला, जैसा कहा है वैसा कर, बाकी मुझ पर छोड़। टोनी मजबूरन निक के पास जाता है। पहले अपना गुस्सा निकालता है कि उस होटल वाली हरकत की वजह से आज उसकी जान जाते जाते बची। फिर कहता है कि ये लोग फ्राइडे को ही डाका डालने वाले हैं और उनका साफ कहना है कि दम है तो रोक लो। निक पूछता है कि जगह कौन सी है। टोनी पुराना राग अलापता है कि उसे आखिरी वक्त पर लोकेशन बताई जाती है, थर्सडे को पता चलेगा तब इन्फॉर्म कर देगा। निक कहता है, ठीक है, मैं अपने तरीके से पता लगा लूंगा। टोनी के जाने के बाद निक अपनी तहकीकात में जुट जाता है। छानबीन के दौरान पता चलता है कि रॉय का एक डांस क्लब में काम करने वाली एक डांसर के साथ संबंध है। निक सीधे उस क्लब में पहुंचता है और उस लड़की को अपनी बातों के जाल में फंसाकर एक प्राइवेट रूम में ले जाता है। वो लड़की निक के झांसे में बहककर कान में फुसफुसाती है कि वो लोग फ्राइडे को पिको रिवेरा बैंक को निशाना बनाने वाले हैं। यह नाम सुनते ही निक के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है, सामने कॉरिडोर में रॉय खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असली सस्पेंस अब खुलता है। रॉय ने यह पूरा नाटक खुद रचा था। दरअसल उसने जानबूझकर उस लड़की को सिखाया था कि निक आए तो उसे पिको रिवेरा बैंक का गलत नाम बता दे, ताकि पुलिस फ्राइडे को गलत जगह जाल बिछाकर बैठी रहे और रॉय अपना असली काम कहीं और तमाम कर सके। और आखिरकार वो कयामत का दिन आ ही गया। एक तरफ चोरों की टोली अपनी आखिरी तैयारियां पूरी कर रही थी, तो दूसरी तरफ डिटेक्टिव निक और उसकी फोर्स भी पूरी तरह मुस्तैद थी। माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि दोनों ही गुटों को अच्छे से पता था कि आज की जंग आर पार की होने वाली है। कुछ ही पलों बाद चोरों का यह दस्ता सीधे पिको रिवेरा बैंक पर धावा बोल देता है और बंदूक की नोक पर वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लेता है। इसके बाद रॉय वहां के बैंक मैनेजर को घसीट कर लाता है और उसे पुलिस को कॉल करने का हुक्म देता है। फोन हाथ में आते ही रॉय सीधे अपनी शर्तें रखता है। हमें तुरंत $1 करोड़ कैश और एक हेलीकॉप्टर चाहिए और बाहर एक भी सायरन की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। अगर वक्त पर मांगे पूरी नहीं हुई तो बंधकों की लाशें एक एक करके बाहर गिरेंगी। उधर निक अपनी टीम के साथ बैंक की घेराबंदी किए खड़ा ही था कि तभी लोकल पुलिस की गाड़ियों का काफिला भी वहां आ पहुंचता है। उन्हें देखते ही निक उनसे भिड़ जाता है और साफ लफ्जों में कहता है कि यह हमारा केस है, हम हफ्तों से इन फौजी चोरों के पीछे पड़े हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसी गहमा गहमी के बीच रॉय खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे बाहर पुलिस की नई गाड़ियां तैनात दिखती हैं। वो गुस्से में अपने एक साथी को इशारा करता है कि जाओ और अंदर किसी एक लड़की को कमरे में ले जाकर गोली मार दो। वो शूटर उस लड़की को खींचकर अंधेरे कमरे में ले जाता है और तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। इस आवाज को सुनते ही बाहर खड़े पुलिस वालों के हाथ पंप फूल जाते हैं। उसी पल मैनेजर रोते गिड़गिड़ाते हुए फोन पर चिल्लाता है कि खुदा के लिए जल्दी पैसे और हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, उन दरिंदों ने अभी अभी एक लड़की की जान ले ली है। तभी कहानी में चोरों के एक और शातिर साथी मैक की एंट्री होती है। मैक एक कमाल का हैकर था जिसने लॉस एंजलिस के सबसे बड़े फेडरल बैंक की पूरी फोन लाइन को पहले ही हैक कर रखा था। वो तुरंत रॉय को कॉल करके कहता है, बॉस वक्त हो गया है, जल्दी सारा माल गाड़ी में लोड करो। ये सिग्नल मिलते ही चोर मैनेजर को बंदूक की नोक पर वॉल्ट के पास ले जाकर उसे खुलवाते हैं और सारा कैश एक बख्तरबंद ट्रक में भरकर बैंक के भीतर एक जबरदस्त ब्लास्ट कर देते हैं। इस धमाके को सुनकर बाहर खड़ी पुलिस समझती है कि तिजोरी को उड़ा दिया गया है, लेकिन तभी निक की खोजी नजर वहां से गुजरने वाली सीवरेज लाइन पर पड़ती है और उसका माथा ठनक जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि यह ब्लास्ट तिजोरी तोड़ने का नहीं बल्कि गटर के रास्ते सुरंग बनाने का था। इसके तुरंत बाद निक अपनी टीम के साथ बैंक के भीतर धावा बोल देता है, जहां अंदर सभी बंधक बिल्कुल सही सलामत मिलते हैं। और जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहां लड़की को गोली मारी गई थी, तो वो लड़की वहां जिंदा और बेखरोंच खड़ी मिलती है। असल में वो गोली की आवाज महज पुलिस को डराए रखने का एक नाटक थी। तभी वॉल्ट वाले कमरे में पहुंचने पर फर्श पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। अब निक को पूरा माजरा समझ आ चुका था कि वो फौजी चोर पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाकर सीवरेज लाइन के रास्ते पहले ही निकल चुके थे। तभी मंजर बदलता है और हम रॉय और उसके एक साथी को बैंक गार्ड्स की वर्दी में एक भारी भरकम ट्रक दौड़ाते हुए देखते हैं। यह वही बख्तरबंद गाड़ी थी जो कहानी की शुरुआत में चुराई गई थी, लेकिन इसका रंग रूप इतनी चालाकी से बदल दिया गया था कि यह हूबहू बैंक की ओरिजिनल कैश वैन लग रही थी। पिको रिवेरा बैंक की तिजोरी से लूटा गया एक डॉलर इसी गाड़ी में भरा हुआ था और अब ये चोर उसे लेकर शहर के सबसे बड़े फेडरल बैंक की तरफ बढ़ रहे थे। उधर हैकर मैक ने फेडरल बैंक की पूरी कम्युनिकेशन लाइन अपने कंट्रोल में ले रखी थी, जिसने पहले ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को फेक कॉल करके बता दिया था कि कैश ट्रक कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचने वाला है। और यहीं पर इस पूरी डकैती का सबसे बड़ा सच सामने आता है। दरअसल उन्होंने पिको रिवेरा बैंक इसलिए नहीं लूटा था कि वो उस कैश को सीधे मार्केट में खर्च करेंगे। वो तो उन नए नोट्स को फेडरल बैंक की काउंटिंग मशीन में डलवाकर उन पुराने और फटे नोट्स के बक्से उड़ाना चाहते थे, जिनके सीरियल नंबर सरकारी रिकॉर्ड से हमेशा के लिए डिलीट हो चुके थे। क्योंकि नए नोट्स मार्केट में खर्च करते तो पुलिस उन्हें आसानी से ट्रैक कर लेती, लेकिन इन पुराने नोट्स का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा था। कुछ ही देर में वो ट्रक फेडरल बैंक के पिछले वीआईपी गेट पर जाकर रुकता है, जहां तैनात एक गार्ड उनकी गाड़ी को रोकता है। चोर उसे अपनी फेक आईडी दिखाते हैं, जो इतनी सफाई से बनाई गई थी कि असली और नकली का फर्क करना नामुमकिन था। इसके साथ ही मैक की उस फेक कॉल की वजह से गार्ड को उन पर रत्ती भर भी शक नहीं होता और वो उन्हें ग्रीन सिग्नल दे देता है। अंदर पहुंचकर वो पिको रिवेरा से लूटे कैश के 2 बड़े बक्से ट्रक से उतारते हैं और सीधे काउंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे रोमांचक
रोमांचक ट्विस्ट अब सामने आने वाला था। दरअसल उनके सबसे बेहतरीन ड्राइवर टोनी को गाड़ी चलाने के लिए बाहर नहीं छोड़ा गया था, बल्कि टोनी उसी बड़े बक्से के अंदर चुपचाप दुबक कर बैठा हुआ था। जैसे ही वो लोग काउंटिंग रूम के पास पहुंचते हैं, वैसे ही वहाँ का इंचार्ज गार्ड उन्हें बीच में ही रोक लेता है और कहता है कि इतनी बड़ी रकम को गिनने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए आप लोग बाहर वेटिंग रूम में इंतजार करें। इतना कहकर वो गार्ड उस भारी बक्से को घसीटते हुए काउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ले जाने लगता है, जिसके भीतर टोनी अपनी सांसें रोके बिल्कुल खामोश बैठा था। टोनी के अंदर पहुंचते ही रॉय बिना देर किए बेसमेंट में छुपे बॉस्को को सिग्नल देता है कि हमारा मोहरा सही जगह पहुंच गया है, अब बत्ती गुल कर दो। बॉस्को, जो पहले से बैंक के पावर ग्रिड वाले फ्लोर पर बैठा था, एक झटके में पूरे फेडरल बैंक की मेन बिजली काट देता है। अचानक हुए इस ब्लैकआउट से बैंक में अफरा तफरी मच जाती है और काउंटिंग रूम के सभी कर्मचारी मशीन्स बंद होने की वजह से बाहर निकल आते हैं। अब उस बंद और पूरी तरह सुरक्षित काउंटिंग डिपार्टमेंट में पैसों के बक्से के भीतर टोनी बिल्कुल अकेला रह गया था। असल में उसका असली मिशन अब शुरू होने वाला था। अंधेरे कमरे में दाखिल होते ही टोनी बिना एक पल गंवाए एक स्ट्रोब लाइट ऑन कर देता है। इस रोशनी के चालू होते ही सारे सिक्योरिटी कैमरास ब्लर हो जाते हैं, जिससे कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड्स को स्क्रीन पर कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। रास्ता साफ होते ही टोनी उस कैश बॉक्स से बाहर निकलता है, जहां कमरे में दूर दूर तक कोई नहीं था। अब टोनी बिना वक्त जाया किए उन फटे पुराने और रद्द हो चुके नोट्स की गड्डियां धड़ाधड़ बैग्स में ठूंसने लगता है। दरअसल यह वही दौलत थी जिसका सीरियल नंबर कंप्यूटर से हमेशा के लिए मिटाया जा चुका था और जिसे कुछ ही देर में कतरन मशीन में पिसना था। इसके बाद टोनी उन बैग्स को कमरे के कोने में रखे बड़े डस्टबिन में फेंकने लगता है। उसका प्लान था कि कचरा उठाने वाली गाड़ी इसे बेकार कबाड़ समझकर बैंक से बाहर ले जाएगी और फिर उनकी गैंग इस माल पर हाथ साफ कर लेगी। उधर कंट्रोल रूम में गार्ड्स का माथा ठनकता है कि सारे कैमरास एक साथ कैसे बंद हो गए। इसीलिए कुछ गार्ड्स तुरंत काउंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखते ही रॉय वायरलेस पर टोनी के कान में चिल्लाता है, टोनी जल्दी कर, गार्ड्स तेरी तरफ आ रहे हैं। इतना सुनते ही टोनी के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो दुगनी रफ्तार से बचे हुए नोट्स बैग में भरकर डस्टबिन में बंद कर देता है। फिर वो छत की वेंटिलेशन जाली उखाड़ता है और जैसे ही गार्ड्स कमरे में दाखिल होते हैं, टोनी उस खुफिया रास्ते में गायब हो चुका था। इसके बाद जब गार्ड्स पीको रिवेरा बैंक से आए कैश की दोबारा गिनती करते हैं, तो हर एक डॉलर का हिसाब बिल्कुल सटीक मिलता है, क्योंकि टोनी ने उन नोट्स को छुआ ही नहीं था। उसने तो वो रद्दी माल उड़ाया था जिसका बैंक के किसी रिकॉर्ड में कोई नामो निशान नहीं था। रकम पूरी पाकर गार्ड्स रॉय से कहते हैं, सब ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, और रॉय एक शातिर मुस्कान के साथ वहां से विदा लेता है। इसी बीच बैंक की वही महिला कर्मचारी दोबारा रेस्टोरेंट में लंच ऑर्डर करती है, लेकिन इस बार फोन हैकर मैक उठाता है, जिसने रेस्टोरेंट की लाइन भी अपने कंट्रोल में ले रखी थी। मैक आवाज बदलकर कहता है कि खाना 5 मिनट में पहुंच रहा है। उधर वेंटिलेशन के संकरे रास्तों से रेंगता हुआ टोनी ठीक उसी वॉशरूम की छत के पास पहुंच जाता है जहां उसने पहले वाला पार्सल छुपाया था। वो तुरंत नीचे उतरता है, कुरियर बॉय की यूनिफॉर्म पहनता है और खाना हाथ में लिए उस महिला को पार्सल सौंप देता है। फिर वो ऑफिशियल एंट्री पास की बदौलत एक शरीफ डिलीवरी बॉय बनकर बैंक के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, वैसे ही उस महिला का सिक्योरिटी को कॉल आता है, उस डिलीवरी बॉय को रोको, ये खाना कई दिन पुराना और सड़ा हुआ है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और परिंदा पिंजरे से उड़ चुका था। दूसरी तरफ कचरे की गाड़ी डस्टबिन खाली करके आगे बढ़ चुकी थी और रॉय दूर से उसका पीछा कर रहा था। तभी एक चौराहे पर उसी कंपनी की दूसरी कचरे की गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, जहां दोनों ड्राइवर्स एक दूसरे को खुफिया इशारा करके अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। इस अफरा तफरी में रॉय गलत ट्रक के पीछे लग जाता है। इसी दौरान निक की टीम को सड़क पर पैदल जाता टोनी दिख जाता है और वो उसे दबोच लेते हैं। निक उसे एक सुनसान जगह ले जाकर बेरहमी से पीटता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि इस परिंदे ने उसे बहुत गंदा चूना लगाया है। मार के डर से टोनी सारा सच उगल देता है और रॉय की लाइव लोकेशन भी निक के हवाले कर देता है। उधर रॉय गलत ट्रक का पीछा करते हुए उस डंपिंग यार्ड में पहुंच जाता है जहां शहर का सारा कचरा खाली होता है। वो और उसका साथी कचरे के ढेर खंगाल कर नोट्स वाले बैग्स निकाल लेते हैं और बिना एक बार भी खोल कर देखे जल्दबाजी में उन्हें गाड़ी की डिक्की में ठूंस लेते हैं। तभी मैक का घबराया हुआ कॉल आता है, रॉय, टोनी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और उसने तुम्हारा ठिकाना बता दिया है, फौरन निकलो। ये सुनते ही रॉय गाड़ी दौड़ाता है, लेकिन कुछ ही दूर पर एक भयंकर ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। इतने में पीछे से निक की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ धमकती हैं और बीच सड़क पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। इस मुठभेड़ में एक गोली बॉस्को की गर्दन को चीरती हुई निकल जाती है और वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। अपने यार को आंखों के सामने मरता देख रॉय पागल हो जाता है और उस पुलिस वेल को भून डालता है जिसने बॉस्को पर गोली चलाई थी। लेकिन कुछ ही पलों में पुलिस रॉय के दूसरे साथी को भी ढेर कर देती है। अब रॉय अकेला पड़ चुका था। भागते हुए जैसे ही वो एक बड़े कंटेनर के ऊपर से छलांग लगाता है, निक की एक सटीक गोली उसकी पीठ में धंस जाती है। रॉय लहूलुहान होकर एक कार की ओट में छिप जाता है, जहां निक गन ताने उसके करीब पहुंचता है और चिल्लाता है, हथियार डाल दो रॉय, गेम ओवर। लेकिन रॉय सरेंडर करने के बजाय निक पर गन तान देता है और जवाब में निक अपनी पूरी मैगजीन रॉय के सीने में खाली कर देता है। रॉय वहीं दम तोड़ देता है, जिससे निक को लग रहा था कि जुर्म के इस साम्राज्य का अंत हो गया है। लेकिन वापस गाड़ी के पास आकर उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि टोनी हथकड़ी से खुद को छुड़ाकर फरार हो चुका था। निक गुस्से से पागल हो उठता है और जब वो रॉय की गाड़ी की डिक्की खोलकर बैग्स की जिप खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन बैग्स में नोट्स की गड्डियां नहीं, बल्कि शहर का सड़ा हुआ कचरा भरा हुआ था। अब निक गहरे असमंजस में डूब जाता है कि इतने शातिर फौजी महज रद्दी कचरे के लिए अपनी पूरी टीम की जान दांव पर लगा दें। ये कैसे मुमकिन है? कुछ ही देर में वहां FBI की टीम पहुंचती है और फेडरल बैंक के लॉकर्स खंगालने पर पाती है कि एक भी रुपया गायब नहीं हुआ है। इसके बाद FBI इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह एक नाकाम गैंग थी जो गलती से कचरा चुराकर भाग रही थी और इसी रिपोर्ट के साथ केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। लेकिन निक का दिमाग इस थियरी को मानने से साफ इनकार कर रहा था। वो कई दिनों तक उस केस के पन्ने पलटता
कहता है तभी उसकी नजर गैंग की एक धुंधली तस्वीर पर पड़ती है और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि टोनी का था। ये देखते ही निक सीधे उस डांस बार में पहुंचता है जहां टोनी नौकरी करता था, पर वहां का मालिक बताता है कि टोनी 2 दिन पहले ही अपना हिसाब करके ये शहर हमेशा के लिए छोड़ चुका है। निक मायूस होकर वापस मुड़ने लगता है, तभी दीवार पर टंगे एक पुराने फ्रेम पर उसकी नजर ठहर जाती है। उस फोटो में टोनी एक लोकल फुटबॉल टीम के साथ मुस्कुरा रहा था और उसके ठीक बगल में हैकर मैक खड़ा था। बस यही नहीं, उसी फोटो में वो ट्रक ड्राइवर भी था जो बैंक का असली कचरा उठाने वाली गाड़ी चलाता था, जिस पर पुलिस को कभी शक ही नहीं हुआ था। ये देखते ही निक का दिमाग एक झटके में पूरी पहेली सुलझा लेता है। वो बाहर देखता है तो ठीक बगल में लॉस एंजलिस का वही आलीशान फेडरल बैंक सीना ताने खड़ा था। अब निक के सामने से झूठ का पर्दा पूरी तरह हट चुका था। दरअसल इस पूरे चक्रव्यूह का असली मास्टरमाइंड रॉय नहीं बल्कि वो मामूली सा दिखने वाला बारटेंडर टोनी था। बैंक के बगल वाले बार में काम करते हुए उसने रात को नशे में धुत बैंक के बड़े अफसरों से सिक्योरिटी और उन $30 मिलियन के बेकार नोट्स का पूरा राज उगलवा लिया था। उसने बैंक के असली कचरा ड्राइवर को भी मोटी रकम देकर अपने साथ मिला लिया था। यानी इस पूरी डकैती की पटकथा टोनी ने खुद लिखी थी, जिसने पुलिस और कानून को ही नहीं बल्कि रॉय और उसकी पूरी कमांडो टीम को भी सिर्फ एक मोहरा बनाकर बेवकूफ बनाया था। उसने एक ऐसी दौलत पर हाथ साफ किया था जिसका दुनिया के किसी भी सरकारी कंप्यूटर में कोई रिकॉर्ड नहीं था। निक को अब सब कुछ पता चल चुका था, मगर अफसोस कि टोनी के खिलाफ कोर्ट में पेश करने के लिए उसके पास एक भी पुख्ता सबूत नहीं था। कहानी के आखिरी दृश्य में कैमरा हमें सीधे लंदन के एक आलीशान बार में ले जाता है। वहां टोनी बिल्कुल शांत चेहरे के साथ बारटेंडर की नौकरी कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसका यह बार शहर की सबसे बड़ी डायमंड एक्सचेंज कंपनी के ठीक बगल में था। तभी उस कंपनी का एक बड़ा अफसर थककर ड्रिंक लेने आता है और टोनी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे एक फ्री ड्रिंक सर्व करता है। टोनी की आंखों की वो चमक साफ बयां कर रही थी कि इस बार उसका निशाना हीरो से भरी वो तिजोरी है। और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है वो इससे भी जबरदस्त है, क्लिक करो और एंजॉय करो, और हाँ, घंटी भी बजा लेना।